मेरे इस चैनल पर आने वाले सभी दर्शकों को और श्रोताओं को सादर सा प्रेम नमस्कार। 190 वर्ष का कार्यकाल 1757 से 1947, 1757 से 1947 अंग्रेजों का कार्यकाल, अंग्रेजों का वो संघर्ष का काल, वो लगभग गुलामी का काल और उस स्वीकार ना की जाने वाली गुलामी के विरुद्ध एक लंबा संघर्ष। बहुत सारे लोग अपनी जान हथेली पर रखकर आगे बढ़ रहे थे। हम अंग्रेजों की गुलामी को स्वीकार नहीं करेंगे, अंग्रेजों को बाहर जाना ही होगा। हाँ, कुछ कांग्रेस का एक प्लेटफॉर्म था जहां पर सत्याग्रह करके कुछ मामला चला हुआ था जो अंग्रेजों को बहुत सूट करता था, और कुछ लोग ये मान के चलते थे कि नहीं, वो शक्ति के द्वारा आए हैं और शक्ति के द्वारा ही उनको वापस भेजना पड़ेगा। मुट्ठी भर लोग हैं, हम इनको कर लेंगे ठीक और इनको जाना ही होगा। आजादी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। किसी को भी ये अधिकार नहीं है कि दूसरे देश पर जाकर के काबिज हो जाए, अधिकार जमा ले और वहां सब तरह का शोषण करे, अत्याचार करे, लोगों को जेलों में डाले, फांसी के तख्ते पर लेके जाए, जेलों के अंदर अत्याचार ढा करके उनको खत्म करता जाए। ये किसी भी देश को कहीं भी ये अलाउड नहीं है, किसी को भी ये स्वीकार्य नहीं है। ऐसे ही लंबे संघर्ष में मैं लगभग 250-250 के बीच में वो सब क्रांतिकारी आपके सामने ला चुका हूं, जिन्होंने जान हथेली पर रख करके भारत मां की स्वतंत्रता के लिए सर्वस्व निछावर कर दिया, आहूत हो गए। बाल किशोर, बालिकाएं, किशोरियां, युवा और 20 से 40 के बीच में तो अनगिनत। और 40 तक बात खत्म नहीं होता, 40 वर्ष से 80 वर्ष की आयु तक के भी ऐसे कितने क्रांतिकारी जो सब तरह का कष्ट सहने के लिए तैयार हो गए, लेकिन आजादी के लिए लड़ेंगे, मरेंगे, मारेंगे, ऐसा सोचने वाले और ऐसा सोच करके आगे बढ़ने वाले सब लोग जिनको इतिहास में स्थान नहीं मिला, वीरता और शौर्य के शिखर पर बैठे ये महापुरुष कमाल के एक से एक बढ़ करके कुर्बानी में, बलिदान में, लेकिन इतिहास में इनको कहीं पर नहीं लाया गया और हमें बताया गया कि आजादी नेहरू और गांधी ने लेके दी। गांधी अंग्रेजों को सूट करता था और नेहरू बिकाऊ माल था। नेहरू अंग्रेजों के हाथों में बिका हुआ था, स्पॉन्सर्ड था, वो भी और उसका बाप भी, शेख अब्दुल्ला भी, मौलाना अबुल कलाम आजाद भी और जिन्ना भी, ऐसे कई नाम, बहुत सारे नाम मैंने आपके सामने लाए हैं, तथ्यों के साथ लाए। ये सब लोग कैसे अंग्रेजों के हाथों में खेल रहे थे और कैसे इन खिलाड़ियों के हाथों में ही, अंग्रेजों के बनाए हुए खिलाड़ियों के हाथ में ही सत्ता सौंप करके जाने वाले अंग्रेज इन काले अंग्रेजों को देश बर्बाद करने के लिए दे गए। और इन 60-70 सालों में इन लोगों ने काफी कुछ इस देश को बिगाड़ने के लिए, खत्म करने के लिए, तबाह करने के लिए, आर्मी को कमजोर बनाए रखने के लिए, सारी दुनिया के अंदर एक बिल्कुल कमजोर, दुर्बल, आत्म सम्मान विहीन और सारी दुनिया के अंदर एक ऐसी छवि बना दी गई भारत की कि भारत और भारतीय लोग डिजर्व ही नहीं करते। ये सब लोग ऐसे ही हैं। 4 डैम और 4 रोड्स बना दी गई होंगी, लेकिन देश को, भारत को भारत बनाने के लिए जो प्रयास होना चाहिए था वो नहीं हुआ। और उस समय एक धारा तो वो थी सत्याग्रह, घंटा, 2 घंटे, 2 दिन, 4 दिन जेल में रखेंगे, बाहर आ जाएंगे। एक वो थी जिन्होंने ये स्वीकार कर दिया कि नहीं, ये भीख से नहीं काम चलेगा, हमको सशस्त्र क्रांति करनी है, और वो लगे रहे।
कई पीढ़ियां लगी रही। देश विदेश में जाकर के काम करने वाले ऐसे बहुत सारे लोग। एक और कैटेगरी थी भाई, बहुत कम लोग थे ऐसे जिनको ये लगता था कि सशस्त्र क्रांति से भी आजादी अगर मिल गई, लेकिन बार बार हम गुलाम हो रहे हैं। खून शक यवन को छोड़ दो तो अभी ये 700-800 साल में क्या हो रहा है भाई? कभी मुगल, कभी पठान, कभी तुर्क, कभी अफगान, कभी फ्रेंच, कभी डच, कभी इंग्लिश, ये चले जाएंगे कुछ क्रांतिकारियों की कुर्बानियों के बाद, फिर कोई और आ जाएगा। ऐसा क्यों है? ये समाज तैयार क्यों नहीं है? इस देश के मूल जो समाज है यहाँ का ओरिजिनल, बहुत पुराने समय से, प्राचीन काल से चला आ रहा जो समाज विश्व गुरु रहा है, कहाँ गड़बड़ हो गई? क्या गड़बड़ हो गई? कोई भी आता है मुट्ठी बार और इस देश को गुलाम बना के चला जाता है, यहाँ लूट करके चला जाता है, देवालयों को, पुस्तकालयों को तोड़ करके जला करके चला जाता है, हाथी घोड़े और कितना कुछ वो धन दौलत उस पर लाद कर लेके चला जाता है। ये सब हो रहा है तो क्यों हो रहा है? एक बार आजाद होने से फिर गड़बड़ हो जाएगी। देखना चाहिए कहाँ गड़बड़ है। तो मूल रूप में जो समाज है यहाँ जो रह रहा है सदियों से, बाकी तो कल आए को परसों आया है, किसी को 1400 साल हुए हैं धरती पर आए हुए, किसी को 2000 साल हुए धरती पर आए हुए, और हमारे समाज का तो हजारों सालों का इतिहास तो विदित है, और कितना पुराना है उस पर रिसर्च चल रही है। तो ऐसे प्राचीन समाज को जागरूक करना, संगठित करना, संस्कारित करना और अलर्ट करना, और हमेशा तैयार रहे कि जब मुट्ठी भर ऐसे को लुटेरे आए, आक्रमण करें, तो हम सब मिल करके उसका जवाब दे सकें और भारत माँ को स्वतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ने ना दें। इतने तैयार रहें। हम इंतजार मत करें कि अभी आग वहां लगी, अभी आग वहां लगी, या यह तो नहीं लगी, यहां भी आएगी आग, यहां भी आएगी। ऐसा सब समझने वाले और समझ के चलने वाले, ऐसा एक विचार रखने वाले जो भारत के उस समय स्वतंत्रता संग्राम में चल रहे ऐसे एक महान क्रांतिकारी, जो क्रांतिकारी गतिविधियों में बाल्यकाल से लिप्त थे, इन्वॉल्व थे, उनको काम करते करते कांग्रेस के अंदर बिजी थे, कांग्रेस की कई पोस्टों के ऊपर थे, पूरी तरह से सक्रिय थे, स्कूल में, कॉलेज में और आगे डॉक्टर की डिग्री लेने तक वो सक्रिय थे। लेकिन यही लगा कि ये भी बार बार गुलामी का हमारे द्वार पर आना, दस्तक देना और हमारे समाज का सोए रहना, या फिर कुछ और जो कमियां हैं, उन सब कमियों को जब तक हम दूर नहीं करते तब तक भारत माँ बार बार गुलाम होती रहेगी। ऐसा विचार रखने वाला खुद एक क्रांतिकारी, कांग्रेस में भी बिजी, कांग्रेस में भी सक्रिय क्रांतिकारी, जिनको ये लगा कि नहीं, ऐसा परमानेंट सॉल्यूशन के लिए कोई ऐसा संगठन बनाना चाहिए, ऐसा संगठन बनाना चाहिए। यहाँ का प्राचीन काल से रह रहा पुत्र रूप समाज अर्थात हिंदू समाज, उसको अपने घर की रक्षा के लिए तैयार करना पड़ेगा, उसको जागरूक करना पड़ेगा, संगठित करना पड़ेगा, उसको पूरी तरह से अलर्ट करना पड़ेगा, संगठित करना पड़ेगा, संस्कारित करना पड़ेगा, उसको अपनी माँ की रक्षा के लिए होने वाले किसी भी वार, किसी भी हमले के लिए सचेत करना पड़ेगा, और मिलकर के मुकाबला कैसे किया जाए इसके लिए तैयार करना पड़ेगा, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से। ऐसा विचार करने वाला उस सारे संग्राम के अंदर, जब स्वतंत्रता संग्राम चला हुआ तो ये भी स्वतंत्रता संग्राम में पूरी तरह से लिप्त थे, मुकाबला कर रहे थे बाल्यकाल से। ऐसा एक व्यक्ति जिसने ये सोच करके एक नया ऐसा संगठन बनाया, जो आज वो संगठन इस देश में तो सबसे बड़ा है ही है, वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल प्लान्ड, वेल डिसिप्लिन्ड, लेकिन सारी दुनिया के अंदर इस संगठन के चर्चे हैं,
संगठन बनाने की कला किस नए तरीके से, नए इन्वेंशन से, नए प्रयास से, किस कर्मठता के साथ, किस जिद के साथ, किस त्याग के साथ, किस तपस्या के साथ, किस साधारण सरलता और निश्चल व्यवहार के साथ ये व्यक्ति एक नए संगठन को लेके आता है, जिसका नाम है डॉक्टर केशवराव बलीराम हेडगेवार। डॉक्टर केशवराव बलीराम हेडगेवार भारत साम्राज्ञी महारानी विक्टोरिया के 60 वर्ष पूरे होने पर, 60 वर्ष पूरा होने की खुशी में विद्यालयों में, स्कूल्स में मिठाई बांटी गई। मिठाई बांटी जा रही थी। अब बच्चों को मिठाई बांटे जाने के कारणों से भला क्या मतलब, उन्हें तो मिठाई खाने को मिलेगी, इसी बात से सभी में खुशी व्याप्त थी। लेकिन उनमें ही एक ऐसा बालक था जो सोच रहा था कि मिठाई क्यों बांटी जा रही है। उस 8 वर्षीय बालक के मन में विचारों का तूफान उठ रहा था। अंग्रेजों ने हमें गुलाम बना रखा है, ये सब रानी की आज्ञा से ही तो हो रहा है। गुलाम बनाने वाले के राज्यरोहण की हम खुशी क्यों मनाएं? राज्यरोहण की मिठाई हम क्यों खाएं? ये सोचते हुए ये बालक केशव के हाथ में ली हुई मिठाई पास पड़े कूड़ेदान में फेंक दी गई। इस घटना के 4 वर्ष बाद ही किंग एडवर्ड सेवंथ, बादशाह एडवर्ड सप्तम के राज्यरोहण की खुशी में भारत के सारे नगरों में और विद्यालयों में, महाविद्यालयों में समारोह आयोजित किए जा रहे थे। लेकिन 12 वर्षीय बालक तब 8 साल का था। केशव ने इस समारोह में भाग लेने से इनकार कर दिया। समारोह में भाग लेने से इनकार करना ये कोई साधारण बात नहीं थी उस समय। आप विद्रोह कर रहे हैं, आप वॉल्यूशन कर रहे हैं उस समय अंग्रेजों के द्वारा जो चल रहा है। ये क्या था? ये कोई साधारण बात नहीं थी। ये संकेत था उस बालक के अंदर धधकती हुई उस ज्वाला का, जो ब्रिटिश साम्राज्य को उखाड़ फेंकने के लिए क्षणे क्षणे, आहिस्ता आहिस्ता उग्र रूप धारण करती जा रही थी। इस बालक का जन्म, इस केशव का जन्म 1 अप्रैल वर्ष प्रतिपदा 1886 को एक निर्धन परिवार में हुआ। कौन जानता था कि एक निर्धन परिवार में उत्पन्न होने वाला ये बालक ब्रिटिश साम्राज्य के लिए कांटा बनकर सभी भारतीयों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाएगा। वैदिक विचारधारा ने उत्कृष्ट राष्ट्रभक्ति की भावना इसकी रग रग में समाहित कर दी। 13 वर्ष की अल्पायु में ही केशव पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। प्लेग की महामारी के कारण इनके माता पिता दोनों ही संसार से चल बसे। इन्होंने अपने बड़े भाई के साथ रहकर अपना अध्ययन जारी रखा, पढ़ाई चलती रही। घर की गरीबी की हालत, पढ़ाई का बोझ तथा देश के विषाक्त वातावरण ने, उसके कारण से इनके मन में उठते हुए झंझावातों से जूझते हुए भी ये देशभक्ति की भावना से कभी अलग नहीं हुए।
सब तरह का अभाव, चुनौतियां, कष्ट। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये भूल गए। भारत माँ की आजादी के लिए मन में तरह तरह के नए नए विचार आते। बंगाल के विभाजन ने देश के राजनीतिक वातावरण में गर्माहट ला दी थी। लोकमान्य तिलक के जोशीले भाषणों ने युवाओं में जोश भर दिया था। ब्रिटिश सरकार की चूल्हे हिलने लगी। तिलक के भाषणों ने केशव के हृदय को भी बहुत प्रभावित किया। नागपुर शहर में भंग आंदोलन ने खूब जोर पकड़ा। वंदे मातरम के स्वर निनाद से युवकों के दिल आंदोलन में कूदने के लिए मचल उठे। सरकार पर खतरा मंडराने लगा। सरकार ने युवा छात्रों को आंदोलन में कूदने से रोकने के लिए रिस्ले सर्कुलर निकाला। क्या था ये रिस्ले सर्कुलर? युवा छात्रों को किसी भी प्रकार के आंदोलन या राजनीतिक गतियों में भाग लेने से रोकने वाला स्पष्ट आदेश था। इस समय केशव नागपुर के नील सिटी हाई स्कूल में पढ़ रहे थे। इन्होंने निचले सर्कुलर को मानने से साफ इनकार कर दिया। केवल इतना ही नहीं, इस सर्कुलर के प्रति विरोध प्रकट करने के लिए वे स्कूल में समय समय पर वंदे मातरम का नारा बुलंद किया करते थे। इनकी वाक्पटुता के कारण सारे छात्र इनके साथ थे। विद्यालय के एक अधिकारी परेशान थे। एक दिन वहां इंस्पेक्टर निरीक्षण के लिए आए। इंस्पेक्शन के लिए हर 3 क्लासों के अंदर वंदे मातरम के साथ उस इंस्पेक्टर का स्वागत हुआ। ये असहनीय था अंग्रेजों के लिए। चर्चा शुरू हुई कि ये कौन है इसके पीछे, पता करना चाहिए, छोटी बात नहीं है। इंस्पेक्टर का अंग्रेज सरकार का ये सीधा सीधा अपमान था। लेकिन किसी भी बालक ने इन तीनों क्लासों में से किसी का एक दूसरे का नाम नहीं बताया। उस समय वंदे मातरम का नारा लगाना मतलब कि सरकार का अपमान करना या उनकी अवहेलना करना था। और किसी भी कीमत पर जब बच्चा कोई नाम नहीं बताने के लिए तैयार था तो 1.5 महीने तक हड़ताल चलती रही। भावुकों को बुलाया गया, अभिभावकों ने अपने बच्चों से कहा कि कोई बात नहीं, आप कहो कि गलत हो गया है। सरकार मैनेजमेंट इतना ही चाहती थी कि आप इतना ही बोल दो भी गलती हो गई है, कोई बात नहीं। कोई भी बालक ये कहने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन ये छात्र कोई भी बताने के लिए जब तैयार नहीं था तो केशव ने यह स्पष्ट कर दिया कि छात्रों ने कुछ नहीं किया है, कोई छात्र माफी नहीं मांगेगा। आखिर में केशव को उस विद्यालय से निकाल दिया गया। लेकिन डॉक्टर मुंजे और श्री बापूजी अने के सहयोग से इन्हें यवतमाल की राष्ट्रीय पाठशाला में प्रवेश मिल गया। इस पाठशाला को भी सरकार के कोप भाजन का शिकार होना पड़ा। अंग्रेजों की आंखों में ये खटकने लगे थे। ये बालक, ये किशोर, ये 10वीं का विद्यार्थी आगे जाके क्या करता है, कैसे आगे बढ़ता है, ये मैं 4-5 एपिसोड के अंदर इस महान संगठक, कुशल संगठक, क्रांतिकारी, विचारक और एक अनूठा संगठन करने वाला सारी दुनिया के अंदर, जिस पर कई बार कई लोग पीएचडी कर चुके हैं, ये है क्या, ये लोग करते क्या है, कैसे करते हैं। शुद्ध विचारों के ऊपर आधारित, व्यवहार पर आधारित, राष्ट्रभक्ति से परिपूर्ण ऐसे स्वयं सेवक पैदा करने वाला दैनिक दिन की कार्य प्रणाली से वो सब क्या है, अगले 4-5 एपिसोड के अंदर समाप्त होने वाला ये विषय आज मैंने इसके जो महान, जो आंदोलनकारी, संगठनकारी, कांग्रेस के अंदर सक्रिय, लेकिन वो किस प्रकार से सोचते हुए, विचार करते हुए, अनुभव करते हुए, उस समय के हालात का मुकाबला करते हुए, स्वयं को फ्रंट लाइन पर ला करके कार्य करते हुए, कुछ अनुभवों के बाद किस निष्कर्ष पर पहुंचे और किस राह पर चल पड़े, अगले एपिसोड के अंदर हम इसको जानने का प्रयास करेंगे।
मैं उन सब लोगों को आपके सामने ला रहा हूँ जिनको इतिहास में स्थान नहीं मिला। इनका स्थान तो सारी दुनिया के अंदर उस संगठन के लोगों को पता है, और इस संगठन के विरोधी भी जो इस देश को ठीक नहीं देखना चाहते, गद्दार हैं, इस देश के साथ उनका कोई प्यार नहीं है, बिके हुए हैं, अभी भी अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्रों का शिकार होते हैं, और बिकने वाले तो कहीं भी बिकते हैं, वो आज भी हैं। इसलिए उन लोगों के मुंह से तो इस संगठन की चर्चा तो होगी ना। वो सारी चर्चा क्या है, वो सारा संगठन क्या है, ये एक अनूठा महान क्रांतिकारी डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार बाल्यकाल से यहाँ तक की यात्रा मैंने आज आपको बताई है। उन सब क्रांतिकारियों को सामने लाने की कड़ी में, श्रृंखला में भी मैंने इनको आपके सामने लाया है। आप खुद फैसला करेंगे कि ये क्या विलक्षण व्यक्तित्व का मालिक था ये व्यक्ति। तो आइए मेरे इस प्रयास को, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इस को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।